आज हम लोग कक्षा 8 के एसएसटी बुक का इतिहास पढ़ेंगे, जो कि सेकेंड चैप्टर है, जो कि सीटेट की नज़र से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि सीटेट ये 60 नंबर का पूछता है एसएसटी। इसलिए हम लोगों को एसएसटी पर कमांड हो तो सीटेट आसानी से हम लोग पास कर सकते हैं। देखो चैप्टर सेकेंड क्या है। देखो चैप्टर सेकेंड में बोला, इसमें चैप्टर सेकेंड ये बोला कि व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इसका क्यूआर कोड है, इसको जब स्कैन करोगे तो पूरा बुक आ जाता है इसे। देखो क्या बोला है। बोला कि मुगल बादशाहों में औरंगजेब, क्या बोला है, मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। देखो पूछेगा ना कि मुगल बादशाहों में आखिरी शक्तिशाली बादशाह कौन थे, तो कौन थे ये थे औरंगजेब। बोला कि उन्होंने भारत के बहुत एक बड़े हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार, बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी। दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी क्षेत्र के रूप में नहीं रहा। देखो पूछेगा ना कि अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, तो औरंगजेब थे। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो 1707 ईस्वी में हुई थी, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। अब देखो इसका अगला क्या दिया इसमें, आगे देखो क्या बोला है कि 18वीं सदा क्या लिखा है, 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीति राजनीतिक क्षितिज पर औरंगजेबों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। देखो 18वीं शताब्दी के रूप में कौन उभरने लगे, अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहल पहले पहल एक छोटी सी व्यापारी कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जा में उनकी ज्यादातर दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन गए। इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ था। मतलब कर रहे हैं ना कि 18वीं शताब्दी के आसपास ना अंग्रेज भारत में एक ताकतवर बन के उभरने लगे। देखो जब अंग्रेज आए थे भारत में एक छोटी सी कंपनी के रूप में आए थे। जब आए थे तो उनका ये मेन उद्देश्य नहीं था कि हम भारत में क्या करें, भारत में हम एक साम्राज्य स्थापित करें। अब देखो उसी के बारे में इस चैप्टर में आगे बता रहा है। देखो ये क्या दिया है, ये देखो क्या दिया है, ये एक फिगर दिख रहा है। ये फिगर में क्या लिखा, कैप्टन हर्डन द्वारा बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी। देखो बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी का ये फिगर दिखा रहा है, कैप्टन हडसन ने किया था। वहीं इसमें दिखा रहा 1857 की क्रांति के बारे में इसमें बताएगा पूरा, वही दिया है। अब देखो आगे क्या दिया इसका, इसका आगे दिया है पूरब में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। हाँ देखो कैसे कैसे आए थे, अंग्रेज कहाँ से आए थे, उसी को ये ग्राफ में बताया। इसमें जो है मैप दिख रहा है, ये बताया है कि अंग्रेज कैसे आए थे, कहाँ से आए थे। क्या बोला है, तो पूरब में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना बोला है। बोला कि सन, हाँ देखो यहाँ से बोला है ना कि सन 1600 में, क्या लिखा है, सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या लिखा है, सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अथवा इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया था। इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती है। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती है, वहां से सस्ती कीमत पर चीजों को खरीद सकती है, उन्हें यूरोप में ऊंचे दामों या कीमतों पर बेच सकती है। कंपनी को दूसरी अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा से कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धा न हो तभी भी वह सस्ती चीज खरीद कर ज्यादा कीमत पर क्या करते थे, बेचते थे।
देखो यहाँ से पूछेगा ना कि भारत में जो अंग्रेज कब आए थे, तो सन 1600 ईस्वी में आए थे। कब आए थे? वो आए थे सन 1600 ईस्वी में आए थे। अब देखो यदि यहाँ से पूछ देगा कि उस समय महारानी कौन थी इंग्लैंड की, तो कौन थी? वो थी एलिजाबेथ। महारानी कौन थी उस समय? उस समय महारानी थी एलिजाबेथ। यदि सन पूछ देगा कि कब आए थे वास्तव में, तो कब आए थे? 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी का आए थे। जब आए थे तो उन लोगों का कंपनी क्या नाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे। अब देखो आगे क्या दिया इसमें, आगे बोले इसकी वाणिज्यिक। देखो बोला कि एक ऐसा व्यवसायिक उद्यम जिसमें चीजों को सस्ते कीमत पर खरीद कर और ज्यादा कीमत पर क्या करना? ज्यादा कीमत पर बेचना। क्या दिया है? सस्ते चीज खरीद कर ज्यादा कीमत पर बेचना, यानी क्या लिखा है? यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है। अब देखो, लेकिन यह शाही दरवाजे दूसरे यूरोपीय ताकतों को पूरब के दरवाजे में आने से नहीं रोक सकती थी। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते थे, तब पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगालियों के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने क्या लिखा है? 1498 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के लिए इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर के व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी भारत में भी आ गए। अब देखो, अंग्रेज से पहले ना, अंग्रेज तो अभी सोच रहे आने के लिए, लेकिन उससे पहले कौन आ गए थे? पुर्तगाली आए थे। कब आए थे? 1498 ईस्वी में। तो वो पुर्तगाली कौन था? वास्को डिगामा था। अब देखो, वास्को डिगामा तो आया ही था पहले 17वीं शताब्दी के आसपास ना। 17वीं शताब्दी के आसपास क्या किया? डच भी कहाँ गए? वो संभावना तलाश रहे थे कि हिंद महासागर से कैसे कैसे करके हम लोग कहाँ पहुंचे, भारत में हम लोग क्या करें, पहुंच सकते थे। अब देखो, देखो 1400, यस देखो 3 क्वेश्चन देखो। वास्को डिगामा कब भारत आया था? 1498 ईस्वी में। कहाँ पर आया था वो? तो गोवा में पहली बार आया था। क्या लिखा है? गोवा में क्या थे? गोवा के आसपास आया था। हम्म, अब देखो आगे क्या दिया है। अब देखो, फ्रांसीसी भी क्या कर रहे थे? वो आने के लिए सोच रहे थे। आगे देखो क्या दिया है, आगे दिए, समस्या यह था कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग थी। यूरोप यूरोपीय कंपनियां के यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमत बढ़ने लगी और उनमें मिलने वाले मुनाफे गिरने लगे। अब इन व्यापारी कंपनियों के फलने-फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धा कंपनियों को खत्म कर दें और लिहाजा बाजार पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारी कंपनियों के बीच लड़ाई की शुरुआत कर दी। अब क्या बोले, 17वीं और 18वीं शताब्दी में जब जब भी मौका मिलता मिलता कोई भी एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के जहाज डुबो देती थी, रास्ते में रुकावट खड़ा कर देती थी और माल लदे जहाज को क्या कर रहे थे? माल लदे जहाज को क्या करते थे? वो आगे बढ़ने से रोक देते थे ना। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलाबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगा। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनियों के लिए मुश्किल होते होते जा रहा था। आइए अगला देखा जाए। अब देखो, कहने का मतलब ये तो सब जितने सभी व्यापारी थे भारत में आ गए थे। अब देखो, जब भारत में आ गए थे तो क्या था? सभी का मांग था कि हम सूती कपड़ा लेंगे,
दाल, चीनी, मसाला से संबंधित सामान लेंगे, तो क्या होगा? तो एक-दूसरे में जितने कंपनी थी, एक-दूसरे में प्रतिस्पर्धा हो गई। अब देखो रास्ते में क्या करते थे, एक-दूसरे में आपस में लड़ाई करते थे। जहाज़ जब जो जहाज़ माल लाद के ले जाते उनके रास्ते में रुकाकर हथियार के तौर पर क्या कि उसे लूट भी लिया जाता था। अब देखो आगे क्या दिया है, इसमें आगे बोला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, आगे बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। क्या करती है? बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पर अपना व्यापार शुरू करती है? तो वो शुरू करती है बंगाल में। वो अपना कंपनी बंगाल में शुरू करती है। आगे देखो क्या बोला है? बोला है कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री, क्या बोला है? कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई है। कंपनी के व्यापारिक, क्या बोला? व्यापारिक यहीं से अपना काम करते और चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्टर देखो इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था, जहाँ निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। यहाँ पर उसके दफ्तर थे, जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। अब देखो पूछा जाएगा ना कि देखो जो इंग्लिश फैक्ट्री ना 1651 ईस्वी में किस नदी के तट पर स्थापित हुई थी? हुगली नदी के तट पर स्थापित हुई थी। और देखो जितना व्यापार होता था वहीं पे लेकर रखा जाता था और वहीं से क्या करते थे? अपने वो इंग्लैंड में भेजते थे। अब देखो बोला है ना कि इन व्यापारियों को उस जमाने में क्या बोला जाता था? जो व्यापारी इंग्लैंड से आए थे उसे फैक्टर कहा जाता था। और फैक्टर हाउस में बड़े-बड़े क्या करते, फैक्टर वेयर हाउस में क्या करते, वहाँ पर अधिकारी उसका बैठते थे। जैसे-जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आस-पास आकर बसने के लिए प्रेरित करने लगे। देखो 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गाँव की जमींदारी भी खरीद ली थी। इनमें से एक गाँव गाँव कालीकाट था, जो बाद में कलकत्ता बन गया। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिए थे कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने के लिए फरना फरमान जारी करते थे। अब देखो यहाँ से पूछे कि जब अंग्रेज आए थे तो उस समय कोलकाता का क्या नाम था? कालीकाट। क्या था? कालीकट था ना। अब देखो बोला है ना कि औरंगजेब को ना, जो औरंगजेब को वह क्या नहीं देते तो कंपनी को व्यापार करने कोई शुल्क भी नहीं देते थे। क्या जारी करते? फरमान जारी करते। फरमान क्या होती है देख लो। बोला है कि फरमान एक शाही आदेश था। क्या था? फरमान एक शाही आदेश था। अब देखो आगे क्या बोला है? बोला है ना कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियासतें, क्या बोला है? कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियासतें हासिल करने से पहले से मौजूद अधिकारी देखो अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने लगी थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी को जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चाहते थे उन्हें ही यह छूट नहीं था, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इसमें बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों न करे? अब देखो पूछेगा ना कि बंगाल के नवाब अंग्रेजों के ज़माने में या 1659 ईस्वी के आसपास, कब? 1659 नहीं, देखो एक मिनट, हाँ 1651 ईस्वी का, 1651 ईस्वी के आसपास बंगाल के नवाब कौन थे? तो कौन थे? नवाब मुर्शिद कुली खान थे। कौन थे? नवाब मुर्शिद कुली खान थे उस जमाने में। मुर्शिद कुली खान थे कब? 1651 ईस्वी के आसपास। अब देखो आगे क्या इसमें दिया है। अब देखो ये कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे ये? रॉबर्ट क्लाइव। देखो व्यापार से युद्ध तक बोला है ना।
18वीं सदी के शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसे ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अली वली खान और उसके बाद सिराजुद्दौला नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी के रियासतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी के नजराने मांगने, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया था और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील कर दिया। उसकी वजह से बंगाल सरकार का राजस्व वसूली कम हो गई। नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही थी। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसर और अपमानजनक चिट्ठियां लिखी थी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। अब देखो बोला है ना कि 1651 ईस्वी के आसपास जो बंगाल के नवाब कौन थे, मुर्शिद कुली खान थे ना। और मुर्शिद कुली खान के बाद कौन था, अली वर, अली वर्दी खान आया था। अली वर्दी खान के बाद कुछ देखो, उनके बाद कौन आए थे बंगाल के नवाब, सिराजुद्दौला। ये सब जितने थे क्या थे, थोड़ा ताकतवर शासक थे। और देखो ये ही इन सब का जब ये सब हटे तो उसके बाद देखो क्या हुआ, अंग्रेज बहुत तेजी के साथ क्या किए, भारत पर हावी करने की कोशिश करने लगे। आगे देखो क्या दिया है, बोला कठपुतली। देखो भाई कठपुतली क्या होता है, बोला कि यह एक खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते थे। जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता था उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता था। तो कठपुतली, हाँ यह बोला कि जो दूसरों के हिसाब से चले उसे कठपुतली कहा जाता है। आगे देखो बोला है ना कि कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों को बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकती है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन नहीं था। अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होगा और किले का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होता गया। अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के युद्ध के रूप में आया। अब देखो उस जमाने में अंग्रेज क्या करते थे, गांव को खरीद लेते थे, 2-3 गांव। देखो औरंगजेब से तो कितने गांव, 3 गांव खरीदे ही थे। अब देखो अंग्रेजों को ये लगा ना कि हम लोग को ताकत ना, हम लोग का ताकत तब बढ़ेगा जब हम लोग के पास ज़्यादा पब्लिक रहेगा। तो क्या करने लगे, गाँवों को लगे खरीदने। जब खरीदने लगे तो दिन पर दिन आपसी टकराव होने लगा अंग्रेज और भारतीयों में। तो उस समय कहाँ का युद्ध उत्पन्न हुआ, उसमें प्लासी का युद्ध क्या किया, जन्म लिया। आगे दो क्या बोले, प्लासी का युद्ध। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है बहुत सारे, बोले कि प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध में क्या दिया है, बोले कि 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने ना। कंपनी के सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसी कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक। अब देखो कह रहे हैं ना कि 1756 में किसका मृत्यु हो गया था, अली वर्दी खान का। अली वर्दी खान के बाद कौन शासक बना, वो बनता सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला और अली वर्दी खान क्या थे, बहुत ही ताकतवर शासक थे। और देखो अंग्रेज चाहते थे ना कि हम लोग एक ऐसा शासक बैठाए यहाँ पे ना कि वो क्या करे, हम लोग कठपुतली बनकर रहे, जो हम लोग कहेंगे वही करेगा और उसे उन लोग को व्यापार करने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। बोला कि रियासतें और अन्य सुविधा आसानी से देने में आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी एक को नवाब बना दिया जाए। कंपनी की कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनकी राज्य की राजनीतिक मामलों में टांग
अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने अपने कितना 30,000 कितना 30,000 सिपाही 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौज ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला लगा दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिया और अंग्रेजी जहाजों का घर में ले आए। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कोलकाता स्थित किले पर कब्जा कर लिया उधर रुख किया। अब देखो, कोलकाता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनते ही मद्रास में तैनात कंपनी के अफसर ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना को रवाना कर दिया। इस सेना के 9 सैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद अब देखो, इसके बाद क्या होता है। इसके बाद देखो, ये जो था उस समय, ये पहले देखो सिराजुद्दौला था ना, सिराजुद्दौला। अब देखो ये क्या है, इसका फिगर देखा बोला महान्याय कक्ष ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था, ये महान्याय बोला है ना कि नवाबों के साथ लंबे समय तक सिराजुद्दौला सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना के नेतृत्व के नवाब सिराजुद्दौला की हार एक बड़ा कारण बना। सेनापति सेनापति मीर जाफर, हाँ देखो सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था, तो मीर जाफर था, कि काल गुजारिया भी थी। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इन युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने कहकर उसे अपने साथ मिला लिया। सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को क्या बनाया गया, वहां का नवाब बनाया गया। देखो सिराजुद्दौला का देखो एक सेनापति कौन था, मीर जाफर था, जो मीर जाफर को कौन अपने मिला लिए थे, मतलब कि मीर जाफर जो था ना अंग्रेजों से मिल गया था। जब अंग्रेज से मिल गए थे तो सिराजुद्दौला को क्या किया गया, वहां के सेनापति से हटा दिया, मतलब कि वहां से गद्दी से हटा करके किसको बैठा दिया गया, मीर जाफर को। और मीर जाफर क्या करेगा, जैसे अंग्रेज कहेंगे वैसा करेगा, वही किया गया था। अब आगे दो क्या दिया है, आगे दिया है इसमें बोला कि संपन्नता का आश्वासन। ये क्या होता है, संपन्नता का आश्वासन में बोला कि इंग्लैंड के लोग क्या है, इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षियों को संदेश और अविश्वास देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज साम्राज्य के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पीट को 7 जनवरी 1759 को कोलकाता से यह चिट्ठी भेजी थी। लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल कर लेने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज है जिस पर इतने शोर मचाना उचित होगा। और देखो क्या बोला है इसमें, आगे देखो क्या बोला है, आगे बोला तो वही प्लासी की बोला है ना कि प्लासी के जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को क्या बना दिया गया, नवाब बना दिया गया। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य की सीधी कंपनी कब्जा में लेने की क्या जरूरत थी। अब देखो
क्या किया गया था? प्लासी के युद्ध महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है ना, या पूछता है कि प्लासी के युद्ध क्यों महत्वपूर्ण मानता है? क्योंकि प्लासी का युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण माना था क्योंकि वो अंग्रेजी कंपनी क्या थी? पहली जीत थी। और उस समय किसको मार दिया गया? तो उसी के आसपास प्लासी के युद्ध के आस में ही मार दिया था किसको? सिराजुद्दौला को मार दिया गया। और सिराजुद्दौला को मार के किसको नवाब बनाया गया? मीर जाफर को बना दिया गया। अब देखो आगे क्या दिया है? मीर जाफर को बना दिया। अब इसमें आगे की बोला है कि नवाबों की शिकायतें। अब देखो उस नवाबों की शिकायतें 1733 क्या लिखा? 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में क्या कहते थे? यह कहते थे, जब वे क्या लिखा है? जब वे पहली बार हमारे देश आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए हुए कहा था कि उन्होंने एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी जमीन दे दीजिए। उन्होंने वह जमीन तो मिल गया, पर उन्होंने तो वह बहुत मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। उसके चारों ओर तरफ गड्ढे बना दिए जो नदी से जुड़ते हैं। दीवारों पर उन्होंने न जाने कितनी तोपें तैनात कर दी। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को अपनी मा मातहत रहने के लिए। अब देखो कहने का मतलब है ना कि 1773 ईस्वी में देखो नवाबों की यह शिकायत थी कि जब अंग्रेज 1773 ईस्वी में क्या किए, यहाँ के जो नवाब थे उसे विनती मांगे या थोड़ा जमीन मांगे कि हमको थोड़ा जमीन दे दीजिए, हम व्यापार करेंगे। जब उनको दे दिएगा तो क्या करे? किला बना देंगे। और किला बनाकर क्या करे? वहीं पर बड़े बड़े तोप स्थापित कर दिए गए। अब देखो आगे क्या बोलते हैं इसको। बोला कि प्लासी की जंग क्या है? प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार देगा और मीर जाफर क्या बनेगा? नवाब बना दिया गया। यही है पीछे जो अभी हम लोग देखे हैं, प्लासी के युद्ध के बाद उसे मार कर किसको बना दिया गया? मीर जाफर को वहां का नवाब बना देगा। आगे देखो, आगे बोला है, तो फिर कंपनी क्या करती है? जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। अब देखो अंग्रेजों अंग्रेज को जिन जिन नवाब से फायदा था ना, उन्हीं को बैठाना चाहती थी। और जिससे हानि था उसे क्या क्या हटा दी? पहले किसको हटाए? सिराजुद्दौला का प्लासी युद्ध में हटा दिए। उसके बाद अब मीर जाफर क्या करने लगा? उनका विरोध करने लगा। तो उसको हटा के किसको बना दिया? मीर कासिम को बना दिया गया। जब मीर कासिम परेशान करने लगे तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हराना पड़ा। उससे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया गया। अब देखो जब मीर कासिम क्या करने लगा? विरोध करने लगा ना, तो 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के बाद उसे भी बंगाल से बाहर फेंक दिया गया। उठाकर फेंक दिया गया। तो फिर किसको बना दिया गया बंगाल का नवाब? फिर मीर जाफर को बनाया गया। इसको मीर जाफर को बना देगा। अब नवाबों को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। अब देखो बोला कि अब नवाबों को क्या बोला कि अब नवाबों को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। मतलब कह रहा है कि जितने नवाब आएंगे तो हर महीने कितने देंगे कंपनी को? ईस्ट इंडिया कंपनी को 5 लाख रुपए देंगे। कंपनी अपने सैनिक खर्च से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज्यादा इलाके तक और ज्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खबर अनुभव को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब मैं खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। अब देखो किसका मृत्यु हुआ था? देखो जब मीर जाफर की मृत्यु हो गया था ना, तो उसके बाद कंपनी क्या सोचा? अब सोचा कि हम क्या करें, खुद हम नवाब बन करके रहें। क्योंकि उन लोगों का क्या हो चुका था? पूरी तरह से बंगाल पर कब्जा हो गया था ना। पूरी तरह से क्या कर लिए थे? वो बंगाल पर कब्जा कर लिए थे। तो कौन बना था वहां का खुद नवाब? पहली बार पूछे कि अंग्रेज पहली बार बंगाल का कमान संभाले थे तो वो कौन था? अब देखो आगे क्या दिया इसमें। आगे इसमें देखो क्या दिया है। बोला कि आखिरकार क्या बोला है? आखिरकार 1765 में क्या बोला है? आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल
प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। अब देखो पूछा कि 1765 में क्या बोला है, 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को क्या बोला, बंगाल प्रांत का क्या बना दिया गया, दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई। 18वीं सदी केवल 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादा चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने चांदी के बदले खरीदनी पड़ती थी। इसके वजह से ये थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी के जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल के दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं थी। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे कंपनी अपने खर्चा चलाने लगी। इस कमाई से कंपनी में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौज को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किले और दफ्तरों का निर्माण की लागत उठा सकती थी। अब देखो जब पहली बार अंग्रेज आए थे तो व्यापार करने के बदले भारतीयों को क्या देते, जब जो भी चीज करते तो उसके बदले सोना और चांदी देते थे और सोना और चांदी देकर व्यापार करते थे। और कुछ ऐसा समय आया कि वह सोना और चांदी भी इंग्लैंड से लाना क्या कर दिए, बंद कर दिए। जब से वो प्लासी का युद्ध जीते तभी से क्या कर दिए, वो सोना और चांदी लाना भी बंद कर दिए। और वहां से क्या था, मीर जाफर से क्या बोले थे कि हम आपको दीवान तो मैं हम लोग आपको तो नवाब तो बनाएंगे, लेकिन आपको हर महीने क्या देना पड़ेगा, 5 लाख रुपए देना पड़ेगा। जो 5 लाख रुपए मिलता था उसी से अंग्रेज क्या करते थे, अपना व्यापार भी कर लेते थे और क्या करते थे, अपने सैनिकों को भी जो भी खर्चा होता था सब चला लेते थे। अब देखो क्या क्या देश में इसमें आगे बोला है कि कंपनी के अक्सर क्या बोले, कंपनी के अफसर है, कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। बोले ना जो कंपनी का अफसर था क्या बन गया, नवाब बन गया। अब देखो नवाब बनने का क्या मतलब था, नवाब बनने को उन लोग क्या मतलब थी, आगे देखो। इसका एक मतलब तो यह था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने की ख्वाहिश देखने लगा। मतलब कह रहे हैं ना कि उन लोगों का मेन उद्देश्य था ना ये कि हम भी क्या करें, एकदम नवाब राजा की तरह क्या करें जिए, इसलिए क्या बन गए, नवाब बन गए। आगे दो क्या दिया है, प्लासी के युद्ध के बाद बोला है ना, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाब को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और सारा पैसा दे। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास, वह चेन्नई उसमें था, इसमें चेन्नई है ना, आया था तो उसकी उम्र 18 साल था। 1767 में जब वह दोबारा गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत कितना है जी, 4 लाख, कितना है, 40,01,102 पाउंड, देखो कितना है, 40,01,102 पाउंड की बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के आने गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया। अब देखो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछेगा ना कि रॉबर्ट क्लाइव ना कितने वर्ष की उम्र में भारत आया था, तो वह कब आया, कितने वर्ष की उम्र में भारत आया था, 18 वर्ष की उम्र में भारत आया था। कब आया था, वह 1743 ईस्वी में भारत आया था। जब वह भारत आया था 1743 में कितने वर्ष का था, तो वह 18 वर्ष का था। जब 1767 ईस्वी के आसपास वह जब भारत से जाना पड़ा तो उसके पास कितने पूरे संपत्ति हो गए थे, 40,01,102 रुपये, दो का पाउंड के बराबर था। यह दिलचस्प बात यह था कि वह क्या करना चाहता,
भ्रष्टाचार को खत्म करने का सौ पतवार बा, लेके चला गया पैसा सौंपने का ना। अब देखो, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप में अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत अकुल संपत्ति की स्रोत संदेहास्पद लगा तो उसे भ्रष्टाचार आरोपी के बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसे आत्महत्या कर लिया। उसने क्या किया 1774 ईस्वी में, क्या किया? आत्महत्या। पूछेगा ना 1774 ईस्वी में क्या किया वह? आत्महत्या। देखो 1774 में क्या किया? आत्महत्या कर लिया गया था। अब देखो आगे क्या बोला है, आगे बोला कि कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारे बीमारियां और लड़ाइयों के कारण कम उम्र में ही क्या हो चुके, मौत हो चुका था। इसके अलावा सभी भ्रष्ट और बेईमान मान भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवार से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यह थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाए और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करें ना। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गया, उन्हें वहां आलीशान जीवन जिया। उन्होंने वहां के लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही है, अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्होंने लोगों अक्सर नए अमीर और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने लगे। लोगों के रूप में दौलत, नाटकों और कार्टून में उनका क्या करने लगा, मजाक उड़ाने लगे। देखो अंग्रेज जो नवाब बनते थे, उनका नवाब बनने का मेन उद्देश्य ये था कि हम यहाँ क्या करें, आराम से पैसा कमाएं, और पैसा कमा क्या करें, चल के इंग्लैंड में क्या करेंगे, ऐसो आराम से जिएंगे। उनका मेन उद्देश्य यही था। आप दिखाए क्या दिया इसमें, आगे देखो। क्लाइव क्लाइव को क्या बोला है, क्लाइव को कैसे देखते हैं, मतलब क्या है कि क्लाइव को वहां पर कैसे किस नजर से देखा गया जाता है। अब देखो इसमें आगे क्या बोला है, क्लाइव को बोला कि सांसद संसद क्या बोला है, संसद की एक संपत्ति के सहारे संसद की एक संपत्ति के सहारे सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त सम्यक का परिचय दिया। आइए देखते हैं नीचे क्या कहा है क्लाइव के बारे में। नीचे उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चला था। देखो इसमें कहने का मतलब ये ना, क्लाइव का मेन उद्देश्य ये कहा था ना कि उस जमाने में जब हम लोग प्लासी का युद्ध जीते ना, जब हम लोग प्लासी का युद्ध जीते तो वहां पे एक राजा एकदम ताकतवर ज्यादा क्या करने लगा, हम लोग को इशारे पे क्या करना है, चलने लगा। वही सब बोला है। और देखो आगे क्या दिया है, आगे बोला है कि कंपनी का फैलता शासन, बोला कि यदि हम 1757 से ही 1757 से 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जा की प्रतिक्रिया को देखे तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्रयास नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत पर अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। अब देखो बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने बोला कि भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिया। यह कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंसी के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतर मामले में भी दखल देने लगे। अलग राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बैठाया जाएगा, इस कारण की इस तरह की चीजों भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे।
कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायता संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी, उन्होंने अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था। उसे कंपनी की तरफ सुरक्षा मिलती थी। उसे क्या करता है, कंपनी की तरह सुरक्षा। देखो, अंग्रेज तो कब बढ़ गए, पलासी और बक्सर के युद्ध के बाद क्या होने लगे, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ने। वही बोला है किसमें, हम लोग ही क्या करते थे, जो मन करे वह तय करेंगे। मतलब कि जो अंग्रेज होते थे वही तय करते थे कौन नवाब बनेगा, कौन किस पद पर बैठेगा। उन लोगों का मेन उद्देश्य यही था कि कौन नवाब बने, कौन कहाँ बैठे, ये पूरा कंपनी तय करता था। आगे तो क्या दिया है, बोला है कि क्लाइव ने खुद, ये तो हो चुका है, क्लाइव ने खुद बोला था कि हम लोग जब जीते थे, तो उसके बाद ये उसका पूरा विवरण दिया है। आगे तो क्या दिया है, इसमें आगे दिया है कंपनी के फैलते शासन, ये भी हो चुका है, कंपनी के फैलते शासन में हो चुका है। अब देखो आगे क्या दिया है, और देखो किसका है, देखो था थी और सहायक सेना के रख रखाव के लिए कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते तो जुर्माने पर के तौर पर तो उनका इलाका कंपनी जो क्या कर लेती थी, कब्जा कर लेती थी। अब देखो उस जमाने में भारतीय राजा ना पैसा नहीं दे पाते थे, तो अंग्रेज क्या करते थे, उसके उसके इलाका को अपने कब्जा में लेते लेते थे। अब देखो क्या बोला है, उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेल्जली गवर्नर जनरल 1798 से लेकर के 1805, मतलब वह वेल्जली थे था, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपना मजबूरी में यह किया गया कि क्या गया, सहायक सेना, और सहायक सेना दिया गया, पैसा अदा नहीं किया तो क्या गया, सेना भी लेके जाएगा, पैसा भी लिया ना, और क्या क्या इलाका पर कब्जा भी किया। इस आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिया गया। इसी इलाके पर पैसा नहीं चुका, क्या करेंगे, इलाका ले लेंगे, वो था। ये देखो फिगर तो क्या बोला है, फिगर बोला है कि चित्र 7 में अपने बेटे और ब्रिटिश रेजिडेंसी के साथ खड़ा नवाब सुजाउद्दौला टीसी। देखो सुजाउद्दौला ये है, फिगर देखो इसका। अब देखो रेजिडेंट की ताकत क्या थी, ये देखो ये क्वेश्चन है। देखो कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल यह कहा था। जेम्स मिल हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं जेम्स मिल के बारे में। अब देखो दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता था। रेजिडेंट क्या होता है, रियासत का राजा होता था। उस समय अहस्तक्षेप का मनचाही आज्ञा था के तहत काम करने की छूट देती थी, जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह से क्या अधीनस्थ रहता और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता था, तो चीज आराम से चलती थी। शासन के काम में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चलता था। अब देखो इसमें देखो वही बोला है कि अंग्रेज का काम करोगे तो तुम्हारा क्या करेगा, राज्य तुम्हारा क्षेत्र क्या अच्छा से चलेगा, उसी के बारे में बोला है। अब देखो आगे देखो, ये कौन है, टीपू सुल्तान। मैसूर, देखिए टीपू सुल्तान शेरे मैसूर, कौन है, टीपू सुल्तान को क्या बोला जाता था, शेरे मैसूर। यहाँ दे दे कि शेरे मैसूर के नाम से किसे जाना जाता था, तो किसे जाना था उसे, ये कौन है, तो ये है टीपू सुल्तान को जाना था शेरे मैसूर के नाम से जाना जाता था। आगे देखो बोला कि जब कंपनी जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया, तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राजा मैसूर के उदाहरण से यह बात समझाई जा सकती है। मतलब एक उदाहरण दिया जा रहा है टीपू सुल्तान का। हैदर अली शासन 1761 से 1782 और उसके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान। हाँ देखो हैदर
अली के पुत्र कौन थे? टीपू सुल्तान थे। टीपू सुल्तान 1782 से 1799 जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मालवा तट पर होने वाली व्यापारिक मैसूर रियासतों को नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। और 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासतों में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात रोक दिया। उन सुल्तान स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारी से घनिष्ठ संबंध विकसित किया और उनकी मदद से अपनी सेना का क्या किया? आधुनिकरण किया। क्या क्या? आधुनिकरण किया। अब देखो यहाँ से पूछे कि हैदर अली का पुत्र कौन था, तो कौन था? ये टीपू सुल्तान। और टीपू यहाँ पूछे, यदि उलाट कर पूछे तब टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? तो हैदर अली। और टीपू सुल्तान कहाँ के राजा थे? दक्षिण भारत के राजा थे। और पूछे कि वह कौन सा एक शासक था भारत में जो अंग्रेजों को क्या किया? चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची ले जाने से क्या किया? रोक दिया। तो कौन थे? टीपू सुल्तान थे। आगे देखो, शेर मैसूर टीपू सुल्तान। आगे देखो क्या दिया है। अब देखो उस जमाने में क्या किए थे। देखो टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कर्नवालिस के सामने पेश किया गया। अब देखो टीपू सुल्तान के दोनों ये पुत्र हैं ना, ये कौन थे? ये लॉर्ड कर्नवालिस है। इन्हीं के सामने इनके दोनों बेटों को पेश किया गया। अब देखो पेश करने कर क्या मांग था? कंपनी की फौज को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया। अब देखो जो कंपनी जो थे ना, टीपू सुल्तान और हैदर अली दोनों बाप बेटे बहुत बार क्या किए थे? अंग्रेजों को हराए थे। लेकिन 1792 मराठों हैदराबाद निजाम और कंपनी की संयुक्त फौज के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत उनके दो बेटों को अंग्रेज ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। ब्रिटिश चित्रकार देखो ये दिखाया गया कि क्या कर रहा है। जब टीपू सुल्तान बंधक बनाए तो उस जमाने के में उसे क्या किया? तो अपने दोनों बेटों को संधि के रूप में उसे वो जबरदस्ती संधि किया गया, क्योंकि उनके बेटों को अपने क्या किया? पास रख लेते, इसलिए उनको संधि करना पड़ा। वही फिगर में दिखाया गया है। आगे तो क्या दिए? आगे बोले कि सुल्तान के इन क्या लिखा है? सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूले हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। मतलब कर रहे ना अंग्रेज को ये लगता था कि क्या है, टीपू सुल्तान और हैदर अली दोनों बहुत क्या घमंडी है। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजा को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। 4 बार जंग हुई। देखो टीपू सुल्तान और हैदर अली से अंग्रेजों ने कितनी बार युद्ध किया था? 4 बार किया था। देखो ये 4 बार कब? 4 बार 1767 से 79 69 है, 80 से 84, 90 से 92 और यह 99 वाला। देखो श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए। अब देखो टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हो गया? किस कारण हो गया? अपने राजधानी की रक्षा करते हुए। मैसूर का राजकाज पूर, राजकाज पुराने पुराने बोडियार राजवंश के हाथ में सौंप दिया गया। इसके बाद ही मैसूर पर ही सहायक संधि थोप दिया गया था। देखो जब टीपू सुल्तान की मृत्यु होगी उसके बाद देखो उसका फिगर क्या है। टीपू सुल्तान, टीपू का खिलौना शेर ना। अब देखो ये टीपू सुल्तान खिलौना बोला है कि यह टीपू के एक विशालकाय मशीन खिलौना की तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाते हुए है। मतलब देखो यह फिगर है ना, टीपू सुल्तान का खिलौना है। उसमें यह दिखाया गया कि यह क्या करते थे, जो यह अंग्रेजी सिपाही को मारते हुए दिखाया गया था कि अंग्रेज क्या करते डरते, तो उसी के रूप में थोड़ा थोड़ा ये फिगर ये बनाए गए हैं, वहीं दिखाए गए। अब देखो आगे क्या दिया है।
आगे इसमें दिया है टीपू की कहानी। देखो टीपू सुल्तान कुछ कहानी थी, उसे यहाँ से पढ़ लेना, यहाँ से पढ़ लेना, उसके बाद आगे देखा जाए जल्दी जल्दी। आगे तो क्या दिया है, आगे तो मराठों की लड़ाई। मराठों क्या दिया है, मराठों की लड़ाई। बोला कि 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासक चलाने को मराठों का क्या था, सपना था, सपना चूर चूर हो गया। उन्होंने कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों को हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेस कन्फेडरेस राजमंत्री का, देखो उसमें राजमंत्री क्या होता है बोला था, कन्फेडरेस बोला था, के सदस्य थे ना। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख होते थे और पुणे में रहता था। महाजुद्दी सिंधिया और नाना फडनीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठों युद्ध और राजनीतिक थे। एक के बाद कई युद्ध में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 5 तक कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। अंततः 1817 से 19 के भीतर अंग्रेज मराठों युद्ध में कई ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास मिठूर मिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया और विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। आगे देखो जल्दी जल्दी पढ़ ले जाए, क्वेश्चन आंसर लगाया जाएगा। अब तो कौन सा कन्फेडरेस गठबंधन ना, ये लॉर्ड हेस्टिंग ये कन्फेडरेस थे। अब देखो आगे क्या बोला है, आगे बोले सर्वोच्चता की ताकत क्या लिखा है, सर्वोच्चता सुप्रीम कोर्ट का ताकत है, सर्वोच्चता की ताकत वह सुप्रीम कोर्ट नहीं, सर्वोच्चता की ताकत के बारे में बताया गया। बोला कि उपरोक्त विवरण को स्पष्ट है कि उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार का आक्रामक नीतियों पर चल रहा था। लॉर्ड हेस्टिंग 1803 से 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक न्याय नीति शुरू की थी। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनके अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोचने के बाद भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती थी, लेकिन यह प्रक्रिया बोरोकटोक नहीं चलती थी। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर, फिलहाल कर्नाटक में के छोटे राज्य को कब्जा में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठाया और फिर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह
प्रतिरोध जारी रखा प्रतिरोध जारी रखा चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्हें बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया गया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया गया। प्रतिरोध के ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं। देखो कह रहा है ना कि 1824 ईस्वी में क्या किया था, चेन्नम्मा पूछेगा ना कि चेन्नम्मा कब विरोध की थी, 1824 ईस्वी में। 1824 है जी, 1824 में। उसे जेल में मृत्यु कब हुई थी, 1829 में हुई थी। उनके बाद जब इनका मृत्यु हुआ था 1800 वहीं के आसपास एक गरीब परिवार का कौन थे जी, गरीब रायन वो थे। उनको विरोध जारी रखा तो उनको पकड़ कर जेल में डाल देगा और फांसी 1830 में उनको फांसी दे दिया गया। आगे दो क्या दिया है, और देखो किटूर रानी चेन्नम्मा, ये उनकी क्या थी, जो फिगर है देख लो, ये उनकी फिगर देखो, ये है चेन्नम्मा जी का फिगर। आगे देखो क्या दिया है, आगे दिया 1830 के दशक के अंत तक ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। अब देखो 1830 ईस्वी में जो कंपनी थी क्या होती, डर गई थी। किसके प्रभाव से, रूस के प्रभाव से डरी थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम भारत को भी अपनी चपेट में न ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिए थे। उन्होंने 1838-1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और अप्रत्यक्ष कंपनी के शासन स्थापित किए। 1843 से सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की वारी थी। यह महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद रियासत के साथ दो लंबी लड़ाई लड़ी हुई थी और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। अब 1830 के आसपास ना अंग्रेजों को यह डर था कि रूस आएगा, तो रूस आकर क्या करेगा, पूरे यूरोप क्या करेगा, कब्जा कर लेगा। तो उसके डर से उन्होंने क्या किया, 1838-1842 के साथ क्या किया, लड़ाई भी लड़ा। और जब लड़ाई लड़ा तो उसके बाद उनका आगे का लड़ाई था पंजाब। तो पंजाब में रणजीत सिंह महाराजा रणजीत सिंह को क्या किए, उस समय महाराजा रणजीत सिंह क्या था, राज्य चल रहा था, तो उसे दाल नहीं गलने थे। मतलब उनके कंपनी पर कोई उनका प्रभाव नहीं पड़ा, कंपनी उस पर कब्जा नहीं कर पाई। आगे तो क्या दिया है, ये है किसका, महाराजा रणजीत सिंह का दरबार है। देख लो ये है महाराजा रणजीत सिंह का ये दरबार है। आगे देखो आगे क्या दिया है, विलय नीति। विलय में होता मिला लेना। बोला कि अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम देगा। हाँ पूछेगा ना कि विलय नीति किसने लागू किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बना लिया जाएगा। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासत, सतारा 1848, संभलपुर 1850, उदयपुर 1852 और नागपुर 1853 और झांसी 1854 अंग्रेजों के हाथ में चली गई। अब देखो विलय नीति का मतलब ये था ना कि विलय नीति लाने वाला गवर्नर जनरल कौन था, वो था लॉर्ड डलहौजी। देखो विलय नीति में यह कहा गया ना कि यदि मान लो तुम राजा हो, यदि आप मर गए ना, यदि आपका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो वो जो आपका पूरा क्षेत्र रहेगा उसे कंपनी क्या करेगा, अपने हाथ में ले लेगा, अपने कब्जे में ले लेगा। आगे देखो क्या दिया है, आगे देखो कौन है, ये संभलपुर के राजा कौन थे, सुरेंद्र साय, वीर सुरेंद्र शाह जी का क्या फिगर है। अब देखो आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेज ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि अवध की जनता को नवाब
के कुशासन से आज़ाद कराने के कर्तव्य से बांधे हुए हैं, इसलिए वो अवध पर कब्जा करने को मजबूर है। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया, उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। हाँ देखो, 1857 में क्या किया, विद्रोह तो छिड़ गए यहाँ से। आप देखो आगे क्या बोले, गतिविधियां देखो, बोले कल्पना कीजिए कि आप नवाब के भतीजे हैं। आपको बचपन से ही यह एहसास कराया जाए कि एक दिन आपकी गद्दी संभालना होगा। आपको पता चले कि विलय नीति के कारण अंग्रेजों ने आपको क्या किया था, राजा नहीं बनने दिया, तो आप कैसे क्या करेंगे। तो राजगद्दी पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। आगे देखो क्या दिया इसमें, आगे देखो ये देखो भारत का पहले क्या था, ये भारत का मैप है कब का, देखो ये 1797 ईस्वी का क्या है, ये भारत का ये मैप है कब का, ये 1797 ईस्वी का भारत का मैप है। पूरा देख लो, एक ने देख लो, इधर पूरा भारत का मैप इधर दिख रहा है, पाकिस्तान के आसपास ये पूरा भारत का ये दिख रहा है। इधर बांग्लादेश भी नहीं दिख रहा है, आसपास दिख रहा है, इधर कोई नहीं दिख रहा है। ये भारत का मैप कब का है, 1797 ईस्वी के आसपास। और देखो दूसरा मैप 1840 के आसपास का, इधर देख लो पूरी तरह से एकदम, इधर है लाहौर दिख रहा है, लाहौर, दिल्ली, लखनऊ, ये सब पूरा दिख रहा है एकदम ना। वाराणसी तो है ये यहाँ पे, कोलकाता पूरा दिख रहा है। दोनों में अंतर दिख रहा है कुछ, दोनों में अंतर बहुत सारा दिख रहा है ना। अब देखो तीसरा मैप दिखा रहा है इसी का हम, देखो 1779 1797 का, 1840 का। अब तीसरा मैप देख लो, ये कब का है, ये देखो 1857 का है। बोला है देखो 1857 के बोला है ना कि भारत में अंग्रेजों की फैलती सत्ताएं, इन नक्शों को भारत के वर्तमान राजनीतिक नक्शे, ये देखो ये जो मैप है ना, भारत में अंग्रेज कहाँ कहाँ क्या किए थे, भारत में कहाँ का कब्जा किए थे उसको दिखा है। ब्रिटिश शासन, एक मिनट देखो क्या बोला है, हाँ देखो जहाँ ये बोला है ना कि ब्रिटिश शासन के अधीन ना। अब देखो इसमें जितना पीला पीला है ना, ये सब जितना पीला ये रंग का है, यह उन लोगों का कब्जा में था। यह क्या गया, उन लोगों के कब्जे में था। देखो इसमें देखो इधर सब कब्जा में दिख रहा है, लेकिन इसमें नहीं दिख रहा है वो। आगे देखो, आगे देखो क्या बोला है, नए शासन की स्थापना, बोला कि नए शासन की स्थापना, बोला नहीं, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग 1773-1785 उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति में से थे जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलने में अहम भूमिका अदा की थी। वारेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाकों मोटी तौर पर प्रशासनिक इलाकों में बटी हुई थी, जिसे प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय केवल है कि उस समय तीन समय उस समय तीन क्या थी, प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बंबई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता, सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग कई बार प्रशासनिक सुधार किया, न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर पर उल्लेखनीय है। 1772 से 1772 एक नया व्यवसाय स्थापित की। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालत होगी, फौजीदार अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालत के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजीदार अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थे, लेकिन वह कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। अब देखो बोला है ना कि 1772 की ईस्वी के आसपास उसको क्या किया गया था, एक नया व्यवस्था न्याय की एक नया व्यवस्था जिसमें फौजीदार अदालत और दीवानी बनेगा। जो फौजीदार और दीवानी बने, दीवानी अदालत के मुख्य यूरोपीय क्या रहेगा, यूरोपीय कलेक्टर रहेगा। और यूरोपीय कलेक्टर को नियम बना मतलब कि सहायता के लिए क्या रहेंगे, पंडित और मौलवी रहेंगे। आगे तो क्या दिया है, और दो काजी क्या बोले, काजी क्या होता था,
काजी बोले एक न्यायाधीश था, उसमें काजी को न्यायाधीश कहा था। मुफ्ती क्या होता था? मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानून की व्याख्या करता था। काजी इस व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता था। अब देखो मुफ्ती काजी दोनों हो गए। अब देखो महाभियोग। देखो महाभियोग क्या था? देखो जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगाया जाता था तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स संसद के ऊपर सदन में उस व्यक्ति को खिलाफ मुकदमा चलाया जाता था। इसे महाभियोग कहा जाता था। अब आप लोग बताओ महाभियोग ना, हम बताए पूछ रहे भारतीय संविधान में महाभियोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में कहाँ से लाया गया है? चल बता देना कमेंट बॉक्स में। अब देखो ये क्या है? वारेन हेस्टिंग पर मुकदमा R.G. पाल्ड द्वारा। देखो ये उन लोग क्या था देख रहे, ये देखो अदालत चल रहा है, ये अदालत चल किस पर? वारेन हेस्टिंग पर चल रहा है। आगे देखो क्या दिया इसमें। अब बोलो कि बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्म शास्त्र की अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों को अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इन इन भिन्नता को खत्म करने के समरूपता लाने के लिए 1775 ईस्वी में पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंप दिया गया। N.B. हॉलहेड ने इस संकलन को अंग्रेजी में अनुवाद किया। हाँ देखो संकलन क्या था अंग्रेजी में, कौन क्या था? N.B. हॉलहेड ने कब किया था? 1778 में यूरोपीय न्यायाधीश के मुताबिक मुस्लिम कानूनों के एक संहिता तौर पे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए न्यायाधीश की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपील अदालत कर सदर निजाम अदालत की थी। भारतीय जिला में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि उसका मुख्य काम और इकट्ठा करना तथा न्यायाधीश, पुलिस अधिकारियों, दरोगा सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के काम कर कलेक्टर सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसे पुराने सत्ता के देखो वो सब जानता है जिला कलेक्टर का काम क्या है। अब देखो जिला कलेक्टर ये काम होता है कि अपने क्या करे, अपने जो जिला में पुलिस व्यवस्था बनाए रखे, मतलब अपने जिला की पूरा कमांड संभालना होता है। आगे देखो क्या दिया है, कंपनी की फौज क्या है? कंपनी की फौज क्या बोला है? बोला कि कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार सवार बोले ये घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित और पैदल सेना थी। उन्होंने तीरंदाजी और तलवारबाजी की प्रशिक्षण दी थी। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत थी। महसूस नहीं होता था कि ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसान की बड़ी जीत थी। स्थानीय जमींदार मंगोलों की जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। 18वीं शताब्दी में क्या बोले? 18वीं शताब्दी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसान को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की थी तो उसने भी यह तरीका अपनाया था कि अंग्रेज अपनी सेना का सिपाही, जो भारतीय शब्द सिपाही से ही बना है, आर्मी कहते हैं। 1820 के दशक जैसे से युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह से यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट और मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना की सिपाहियों की बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था। अब उसकी पैदल टुकड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं शताब्दी
की शुरुआत में अंग्रेज एक महत्वपूर्ण सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा और उनके जीवन जीवन पहले से ज़्यादा क्या हो चुके थे? सिपाहियों का जीवन बोला कि पहले से ज़्यादा क्या हो चुके थे? देखो इसे पढ़ लेना। बोला कि मैं सबके शत्रु, क्या बोला है? कि मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क में महाभियोग चलाऊँगा। ये देख लेना कौन था वाराणसी बोला था उसमें। अब देखो आगे क्या बोला है? धर्मशास्त्र क्या है? धर्मशास्त्र क्या होता था? देखो, धर्मशास्त्र के बारे में इसमें बताया गया। धर्मशास्त्र संस्कृत की एक ऐसी कृति जिसमें सामाजिक तौर तरीके और आचरण सिद्धांत की व्याख्या की जाती थी। ये धर्मशास्त्र 500 वर्ष भी पहले थी। सवार, घुड़सवार, मस्केट मस्केट थे ना, पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी क्या थी? बंदूक थी। मस्केट पूछे कि मस्केट क्या था? तो पैदल सेनाओं द्वारा प्रयोग की जाने वाली एक बंदूक थी। मैचलॉक शुरुआती दौर की बंदूक जिसके बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। देखो मैचलॉक, मस्केट, सवारी सब पूछता है। अब देखो ये फिगर देख लो इसको। ये फिगर क्या है? कंपनी के लिए काम करने वाले बंगाल के घुड़सवार। ये क्या था? सिपाही था, घुड़सवार सिपाही। आगे तो क्या दिया है? देखो नियंत्रण, इस कोशिश कभी समस्या भी आ जाती थी क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जातीय और सामुदायिक भावनाओं को नजरअंदाज कर देते थे। भाला लोग अपनी जातीय और धर्म भावनाओं को इतनी आसानी से छोड़ कैसे दे, क्योंकि वे खुद अपने समुदाय का सदस्य मानने के बजाय सिर्फ सिपाही मानते थे। तो अंग्रेज ये करते थे ना, वो धर्म समुदाय को छुड़ा देते थे ना। सिपाही क्या था? सिपाही क्या महसूस करते थे? सिपाही क्या महसूस अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कैसे इस बात का एहसास में जो बदलाव आ रहे थे उनके सिपाही ने किस तरह देखा। 1857 के विद्रोह में सिपाहियों ने इस पर ना एक झलक डाली। इसके बारे में अध्याय 5 में पढ़ेंगे हम लोग। अब निष्कर्ष क्या निकला अंत में? इसमें बोला है कि निष्कर्ष, तो निष्कर्ष कुछ अंत में निकला हुआ है। बोला है ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक कंपनी के बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेश शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाव तकनीकी के आने की प्रक्रिया को तेजी हुई। तब तक समुद्री मार्ग से भारत पहुंचे 6 से 8 महीने समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाजों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश आने लगे। अब देखो पहले अंग्रेजों को भारत में आने के लिए 6 से 8 महीने लगता था, और जब से भाप इंजन वाला जहाज आया ना, तो कितने हफ्ते में आ जाते थे? 3 हफ्ते तक भारत में आ जाते थे। देखो 1897 तक भारतीय उपमहाद्वीप को 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी सीधा शासन करना स्थापित कर चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपना नियंत्रण में ले चुका था। अब देखो 1857 के आसपास ना जो अंग्रेज थे भारत के लगभग 63 से 78% कब्जा कर चुके थे। अब तो यहाँ पूछेगा ना कि जो अंग्रेज थे भारत को लगभग कितने प्रतिशत तक पूरे कब्जा कर चुके थे? 1857 के आसपास तो कितने प्रतिशत कब्जा कर चुके थे? लगभग 63 से लेकर 78% तक। 63 से लेकर 78% कब्जा कर चुके थे। आगे देखो अन्यत्र बोला कि दक्षिण क्या है? बोला कि दक्षिण अफ्रीका में 10 व्यापार दास मीन्स होता है वही क्या होता है? दास मीन्स होता है किसी के कब्जे में काम करना। देखो बोला कि डच व्यापारी, क्या बोला कि डच व्यापारी 17वीं शताब्दी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। जल्द ही दास व्यापारी शुरू हो गए। लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांधकर दास
बाजारों बाजारों में बेचा जाने लगा। 1834 में दास प्रथा के अंत तक समय अफ्रीका के दक्षिण सिरे तक स्थित केप के निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 36,774 थी। अब देखो क्या कि दक्षिण अफ्रीका में जो डच व्यापारी थे, वहां के लोग क्या बंदी बना करके उनके हाथों में हथकड़ी पहना कर उनको बाजारों में बेचते थे। ये देखो 1824 में केप के आने तक एक यात्री ने वहां होने वाले नीलामी का आंखों देखो ब्यौरा प्रस्तुत किया है। यह 1824 में वहां से आने वाला कोई एक यात्री, उसका ये पूरा क्या है, उसी का स्ट्रक्चर बनाया है, फिगर ड्रा किया है। अब देखो, अब ये चैप्टर क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। उसका क्या दिया, क्वेश्चन आंसर दिया है। उसका ये क्या दिया, ये मैचिंग दिया है। इसे हम क्या करेंगे, अगला चैप्टर हम कराएंगे। अब देखो, हमारे दिखाने का मेन मकसद ये है ना कि ये क्या हमारा चैप्टर यहाँ से क्या हुआ, खत्म हो गया। और जो ये क्वेश्चन आंसर दिया है, अब इसको क्या करेंगे हम अगला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और देखो इससे पूछने वाला क्वेश्चन भी पूछेंगे, देखे जाएगा। और इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन सीटेट में आएगा या अन्य एग्जाम में जो भी आएगा ना, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हम उसको बताएंगे। तो चलो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, अभी आएगा, कल आ जाएगा, अगला दिन नेक्स्ट वीडियो।